हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स के अपने अगले लेक्चर पे है। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 5। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई हीट कैपेसिटी का। बहुत सी चीजें हैं जो कि हम लोग हीट कैपेसिटी के बारे में सीखने वाले हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है ये मैं आपको थोड़ा सा समराइज करवा देता हूँ भाई। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। वहां से हमने इंथैल्पी की इक्वेशन निकाली थी। इंथैल्पी जो है वो अलग अलग रिएक्शन की कैसी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा था। और उसके ऊपर भर भर के नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। आज का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की बहुत ज्यादा है और मैथमेटिकल कुछ डेरिवेशंस भी हैं जो हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना। क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है। उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट तरह की हीट कैपेसिटी आती हैं। एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, और एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैलकुलेशन होती है दोनों की वो पढ़ेंगे। इन दोनों का एक रिलेशन भी होता है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एक टॉपिक होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ये आता था, लेकिन क्लास 11th केमिस्ट्री में से जो है उस चैप्टर को ही निकाल दिया गया है, इसलिए ये टॉपिक भी हमें अलग से अभी पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूंगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 10 मिनट का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सीपीसीवी के हेल्प से हम लोग किसी भी गैस की एटोमिसिटी निकाल सकते हैं कि उस गैस के अंदर कितने एटम होंगे। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगा सीपी और सीवी का, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो बेसिकली हीट कैपेसिटी के जो मेन मेन टॉपिक है और जो इनके छोटे मोटे ब्रांचेज हैं, ये सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर देखो भाई, एक प्रोसेस है जो कि केमिस्ट्री में हमेशा फॉलो होता है। हम क्या करते हैं भाई, किसी भी सॉल्यूशन को एक ग्लासवेयर के अंदर डाल के उसे बर्नर से गर्म करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हीट की फॉर्म में टेम्परेचर रेज किया जा सके। टेम्परेचर का फंक्शन कौन होता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम हो गया, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग हीट यहां से देते हैं ताकि इंटरनल एनर्जी बढ़ सके। अब कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ये हम लोग टेम्परेचर की फॉर्म में निकाल सकते हैं भाई। कितना हीट सप्लाई हुआ, उससे कितना टेम्परेचर रेज हुआ, अगर ये हम लोग समझ गए तो फिर कितना टेम्परेचर रेज हुआ उससे कितनी इंटरनल एनर्जी रेज होगी, वो भी हम लोग मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या बताती है भाई, जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ सप्लाई हो रही है उससे कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसके बारे में बताती है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली किन दो चीजों का रिलेशन बताएगी, जितनी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और जितना टेम्परेचर उससे रेज हो रहा है। डेल्टा टी और क्यू, इन दोनों का जो है रिलेशन बताएगी हीट कैपेसिटी। तो अब देखते हैं भाई ये आखिर होती क्या है। देखो, हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, मान लो कि T डिग्री सेल्सियस है। 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, उसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है भाई, देखो, हीट कैपेसिटी जो है ना, वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और टेम्परेचर रेज्ड उसका रेशियो होती है। तो सी बेसिकली क्या है, इट इज ए रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा क्यू क्या है भाई, हीट चेंज कितना आया है। फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट, वो किसके बराबर हो जाएगी, जितनी हीट हमने सप्लाई की है उसके बराबर हो जाएगी भाई। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया है। तो इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है सी। सी क्या है, हीट कैपेसिटी। अब जो सिस्टम है ना भाई, हमने क्या बोला, पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ानी है,
पूरे सिस्टम का टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। उससे कितनी इंटरनल एनर्जी रेज होगी वो बाद में आएगा। कैलकुलेशन कैसे होता है एंथैल्पी का, ये सब बाद में जो है आता है, एंथैल्पी का और इंटरनल एनर्जी का। लेकिन अभी हमें क्या बताना है भाई, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। ठीक है भाई, इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। अब पूरे सिस्टम को हमने यहाँ पर क्वांटिफाई नहीं किया, मतलब कि सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कितनों की एनर्जी बढ़ानी है। तो बेसिकली हम लोग ना हीट कैपेसिटी के दो फॉर्म यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक होता है भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंस है जो कि हमें समझना है भाई। देखो, मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, हमने सिस्टम के बारे में क्या बोला था कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर सिस्टम में 1 मोल पार्टिकल्स हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 1 मोल एटम्स हो सकते हैं, 1 मोल आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो 1 मोल सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वहां पर कितनी हीट खर्च होगी उसको बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोला जाता है, अगर हमारे पास सब्सटेंस दिया हुआ है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वहां पर जो हीट हमें देनी पड़ेगी उसको बोला जाता है भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए हो गई भाई, 1 ग्राम के लिए, और मोलर हीट कैपेसिटी हो गई भाई 1 मोल के लिए। तो हमारे सिस्टम में कितनी क्वांटिटी है मैटर की, उसके बेसिस पे हम लोग हीट कैपेसिटी को दो भागों में जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने जो हीट कैपेसिटी थी उसको क्या बोला था भाई, दिस इज द रेशियो ऑफ हीट चेंज एंड टेम्परेचर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो हीट चेंज हुआ है उसको अगर हम लोग क्यू बोल दें तो हमारे पास क्यू किसके बराबर हो जाएगा भाई, टी डेल्टा टी के। तो यहां पर एक और बात समझो भाई, Q बराबर है हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर के। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखेंगे तब Q किसके बराबर हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी के। क्योंकि सी डेल्टा टी हमें क्या बताएगा भाई, हीट चेंज इन 1 ग्राम सिस्टम। सी डेल्टा टी क्या बताएगा, अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये बताएगा 1 ग्राम सिस्टम की जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर रेज किया, 1 ग्राम सिस्टम का जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज किया, तब वहां पर कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई वो हमें बता रहा है ये सी। अब अगर हमारे पास सिस्टम में 1 ग्राम की बजाय क्या है, एम ग्राम मास प्रेजेंट है, एम क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस, तब वहां पर ये हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 1 ग्राम के लिए इतनी देनी पड़ रही है हीट, तो एम मास के लिए कितनी देनी पड़ेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एम से। वहीं से ये एक्सप्रेशन निकल के आया है भाई, Q इज इक्वल टू एम सी एस डेल्टा टी। तो यहां पर Q क्या है भाई, Q हो गई हीट रिक्वायर्ड, M हो गया मास ऑफ सब्सटेंस, सी एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, हमने सी एस को कैसे डिफाइन किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया था, कि जब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें बढ़ाना होगा 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वहां पर हीट जो रिक्वायर्ड होगी उसको बोला जाएगा भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस जो इक्वेशन है ना, ये जो इसको पूरी डेफिनेशन को आप लोग यहाँ इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो। कैसे, मास की जगह पे रख दो 1 ग्राम, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कर दो 1 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा, सी एस जो है वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो मतलब सी एस जो है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो उस हीट के बराबर है जो हमें देनी पड़ेगी अगर हमें 1 ग्राम सब्सटेंस का मास बढ़ाना है
1 डिग्री सेल्सियस से। जो स्टेटमेंट है हमारी डेफिनेशन वाली और ये जो फॉर्मूला है दोनों सेम ही बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई? CS इज इक्वल टू द हीट दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रख दो, मास 1 ग्राम रख दो, CS Q के बराबर आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो मोलर हीट कैपेसिटी थी वो क्या बता रही थी भाई? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जब हमें 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तब जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को बोला जाएगा CM, हीट कैपेसिटी एट हीट कैपेसिटी मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी उसको बोला जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख दो, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस रख दो, CM जो है वो Q के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इन इक्वेशंस से ही आप इनकी डेफिनेशंस भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये है भाई दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हीट कैपेसिटी की। अलग अलग तरीके की हीट कैपेसिटी के लिए अलग अलग तरीके की थोड़ी सी हमने इक्वेशन बना ली है। आप लोग ये जनरल याद रख लेना, 1 यूनिट सिस्टम की अगर हमारे पास 1 ग्राम है तो यहाँ पर m लिख देंगे। अगर हमें मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर CS और CM इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग समझ गए भाई। आगे बढ़ते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं भाई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है भाई, कितनी है? 0.9 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। यहाँ पर जो यूनिट्स है ना भाई, यूनिट्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई, यहीं पर मुझे बता देनी चाहिए थी। यहाँ से देखो, CM जो है वो किसके बराबर आएगा भाई? हीट डिवाइडेड बाय N डेल्टा T के। हीट की यूनिट क्या होती है? सेम एनर्जी वाली, जूल हो गया। N नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल्स ही होती है। नीचे है मोल्स, न्यूमरेटर में जैसे ही आएगा बन जाएगा मोल इनवर्स। और डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस, डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस, वो क्या होगा भाई? डिग्री सेल्सियस ही होगा। इसकी यूनिट हो जाएगी क्या? ऊपर आके ये डिग्री सेल्सियस भी माइनस का बन जाएगा। नीचे डिग्री सेल्सियस है, ऊपर बन जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या बन गई? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ऊपर देखो भाई, अगर हमें CS की यूनिट निकालनी है तो CS किसके बराबर है भाई? Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T के। Q है हमारे पास हीट जिसकी यूनिट होती है जूल, M है हमारे पास मास जिसकी ऐसा यूनिट होती है ग्राम। ऊपर आके ये हो जाएगी पर ग्राम। डेल्टा टी इसकी यूनिट है डिग्री सेल्सियस, ऊपर आके ये भी हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स के बराबर। तो ये है भाई इन दोनों की ही यूनिट, मोलर हीट कैपेसिटी की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट ये हमको दी गई है। हमें क्या बताना है भाई? कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, क्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो क्यू किसके बराबर होता है भाई? क्यू बराबर होता है एम सी एस डेल्टा टी के बराबर। एम कितने मास की हीट हमको बढ़ानी है भाई? 13.5 ग्राम की। स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है? 0.9 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। डेल्टा टी टेम्परेचर कितना बढ़ाया है भाई? 400 केल्विन में से 300 केल्विन जो है घटाया है। आप लोग चाहो तो इनको पहले क्या कर सकते हो भाई? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 400 में से 273 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 300 में से 273 हम लोग माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। हाउएवर हमें यहाँ पर चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस, तो वो कितना आएगा भाई? जितना केल्विन में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना उतना ही यहाँ पर भी आएगा। 400 में से 300 गया,
100 डिग्री सेल्सियस, इतना जो है हमारा आंसर आने वाला है। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से देखो भाई, ग्राम से ग्राम इनवर्स कैंसिल, डिग्री सेल्सियस इनवर्स से डिग्री सेल्सियस कैंसिल। इसको जब हम लोग सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर किस यूनिट में आने वाला है? हीट की यूनिट में ही आने वाला है, जूल में ही आंसर आने वाला है। ये आ जाएगा 1215 जूल के बराबर, या फिर 1.215 किलो जूल के बराबर। ये हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर पूछा गया था। दो फॉर्मूले हैं, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और एक है मोलर हीट कैपेसिटी का। सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, उनके बेसिस पे इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं भाई हीट कैपेसिटी एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। जो हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसको बोला जाता है सीपी, और जो हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर उसको बोला जाता है सीवी। इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि क्या है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसकी डेरिवेशन में तो मैं डेरिवेशन भी करवा देता हूं जल्दी से। देखो, यहाँ पर ये डेरिवेशन ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ से ही निकली है। फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता था भाई? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो जो हमारी मेन प्रोसेस होती थी, हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है? हम लोग कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। हमारा जो भी रिएक्शन मिक्सचर है, जो भी सॉल्यूशन है, उसको हीट सप्लाई की जा रही है। अब इस स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए हम लोग हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या होता था भाई? वर्क जो करता था वो सिस्टम करता था, है ना। हीट जो सप्लाई होती थी वो टू द सिस्टम होती थी, इसलिए ये होती थी पॉजिटिव। और वर्क डन जो होता था ये बाय द सिस्टम होता था, इसलिए केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसको ले लेते थे नेगेटिव, क्योंकि दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो केमिस्ट्री के अंदर इस प्रोसेस के अंदर ये वाला फॉर्मूला जो है वैलिड होता था। साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता था। अब यहाँ पर देखो भाई, जब हम लोग हीट सप्लाई करते थे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तब उस हीट को क्या बोला जाता था? डेल्टा एच बोला जाता था भाई। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा एच माइनस वर्क डन को वहां पर क्या बोला जाता था भाई? पी डेल्टा वी, उसको बोला जाता था पी डेल्टा वी। तो ये एक अलग इक्वेशन बन जाती थी हमारे पास, u इज इक्वल टू एच माइनस पी वी, या फिर h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये होता था। अब यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ते हैं भाई। देखो, पहली बात क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? एच सीपी क्या है? सीपी इज बेसिकली जो हीट हमें देनी पड़ेगी एक मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो क्या होती है भाई? Q इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई एन। तो यहां पर ये Cp क्या है? Cp इज बेसिकली स्पेसिफिक सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जितनी हीट सप्लाई हो रही है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं Q के साथ। ये सिंपल सा रिलेशन है, Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखो भाई, यही हीट जो कि क्या हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिलीवर हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। तो ये हम लोग रख सकते हैं डेल्टा एच के बराबर। अब फिर से क्या करो भाई, इस इक्वेशन की तरफ जरा ध्यान से देखो। मान लो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है भाई, तो हमारे पास वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम हो जाए कांस्टेंट तो उससे क्या होगा? डेल्टा वी वहां पर जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी वहां पर जीरो हो जाएगा, मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू वी, वो किसके बराबर हो जाएगी भाई? डेल्टा यू के बराबर हो जाएगी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। अब हीट सप्लाइड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी डेल्टा टी। तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, एन टी। अब क्योंकि ये जो हीट कैपेसिटी है ये भी किसके ऊपर होगी भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होने वाली है। हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई हो रही है तो यहाँ पर हीट सप्लाइड जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या फिर जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हम लोग लेंगे। तो एन सी वी डेल्टा टी। तो यहां पर ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई भाई, एक वैल्यू आ गई डेल्टा एच की, एक वैल्यू आ गई डेल्टा एच की, और दूसरी वैल्यू आ गई डेल्टा यू की। तो बेसिकली हमारे पास क्या थे भाई, दो रिलेशन थे। एक था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा था हमारे पास इंथैल्पी वाला रिलेशन जिसमें हमने क्या माना था भाई, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो ये क्यू किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। ये था हमारा दूसरा रिलेशन। तीसरा था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का या फिर मोलर हीट कैपेसिटी का रिलेशन। तीसरा क्या था हमारे पास, कुछ इस तरीके का, Q इज इक्वल टू एन टी एम डेल्टा टी। जब हमने इस हीट को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सप्लाई किया, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तब हमारे पास ये Cm बन गया क्या, Cv Cp, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमने हीट को सप्लाई किया कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तब जो है ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या बन गया भाई, Cv बन गया। ये हो गया। और फर्स्ट लॉ से हमने क्या देखा था कि जो हीट सप्लाइड होती है एट कांस्टेंट प्रेशर उसको हम लोग बोला करते हैं क्या, इंथैल्पी डेल्टा एच। ये फर्स्ट लॉ से हमने देखा था। और QV, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम लोग कोई हीट सप्लाई करते हैं तो वो किसके ऊपर होती है भाई, उस केस में P डेल्टा V जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है, और डायरेक्टली वो हीट डेल्टा U के बराबर हो जाती है। ये बराबर होता था डेल्टा U के। ये सिंपल सा काम हमने किया है। बेसिकली इन तीन इक्वेशंस का यूज हमने किया है और ये दो नई इक्वेशन जो है निकाल ली है। अब क्या करेंगे भाई, देखो डेल्टा एच की और डेल्टा यू की, इन दोनों की इन वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे किसमें, इस इक्वेशन के अंदर भाई, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यहां पर इनको नाम दे दो चाहो तो इक्वेशन एक्स और इक्वेशन वाई, ठीक है भाई। यहां पर क्या होगा आगे देखो, डेल्टा यू की वैल्यू है क्या, एन सी वी डेल्टा टी। मैंने यहां पर सी दो बार लिख दिया। देखो भाई डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू लिखो, डेल्टा एच क्या है भाई, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी माइनस। अब यहां पर देखो भाई, माइनस हमें करना है पी डेल्टा वी को, पी डेल्टा वी माइनस करना है। अगर हम लोग पीवी को पहले ही एनआरटी में कन्वर्ट कर लें, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तब क्या होगा, ये डेल्टा टी वगैरह कैंसिल हो जाएगा तीनों जगह से। तो ये जो पी डेल्टा वी है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है गैस के वो भी यहाँ पर चेंज नहीं होने वाले जब हम लोग उसको हीट कर रहे हैं। आर जो है गैस कांस्टेंट वो भी चेंज नहीं होने वाला, बस टेम्परेचर ही हम लोग बढ़ा रहे हैं हीट सप्लाई करके। तो यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे भाई एन आर डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया है भाई, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी ये ध्यान से देखो। एन नंबर ऑफ मोल्स तो गया, डेल्टा टी भी गया, है ना, कॉमन लेंगे तब कैंसिल हो जाएगी, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, टीवी किसके बराबर आ गया, टीपी माइनस आर के। हमारी जो इक्वेशन है वो यही है भाई, बस क्या करना है, आर को एक तरफ ले जाओ, टीवी को दूसरी तरफ ले जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे, सीपी माइनस सीवी जो है वो आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो तीन इक्वेशंस का यूज किया है भाई। एक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है हमारे पास जब हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था फर्स्ट लॉ को इंथैल्पी की इक्वेशन निकालने के लिए, क्यू की जगह पे हमने क्या बोल दिया था, डेल्टा एच। डेल्टा एच इंथैल्पी सिंपली क्या है भाई, इंथैल्पी हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, उसी को बोला जाता है इंथैल्पी। ठीक है भाई, पूरा पिछला लेक्चर निकाला है इंथैल्पी के ऊपर हमने, 1.5 घंटे का, ठीक है।
यहाँ पर आगे देखो भाई, आगे हमने क्या किया, हीट कैपेसिटी का जो रिलेशन था यहाँ से, उसके अंदर से हमने हीट की दो वैल्यू निकाली। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको इंथैल्पी के बराबर रखा। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वर्क डन जीरो हो गया, तो ये हीट किसके बराबर आ गई, डेल्टा यू के बराबर आ गई। डेल्टा एच की और डेल्टा यू की, इन दोनों की वैल्यूज को हमने पुट कर दिया इंथैल्पी के इक्वेशन में। जो टर्म कटती थी काट दी, ये सिंपल सा रिलेशन आ गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। यहां से निकल के आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, जो कि काफी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आगे चल के। ठीक है भाई, अब हम लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक करते हैं भाई। ये टॉपिक यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगे, क्योंकि ये पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आता था टॉपिक। हाउएवर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीपी और सीवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सीपी और सीवी की वैल्यू अगर हमें किसी गैस के लिए पता चल जाए, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं भाई, एक फंक्शन निकालते हैं। वो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, सीपी और सीवी का सिंपल सा रेशियो होता है, जिसको बोला जाता है गामा। अब ये जो गामा की वैल्यू है ना भाई, ये एक कांस्टेंट होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। गैस के अंदर कितने पार्टिकल हैं उस बेसिस पे हम लोग गामा की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हमें सीपी और सीवी पता चल जाए तो हम लोग गामा निकाल पाएंगे, और साथ में ये भी बता पाएंगे कि जो भी गैस हमारी सिस्टम में थी वो क्या थी, मोनो एटॉमिक थी, डाई एटॉमिक थी, ट्राई एटॉमिक थी। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले क्या पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। गैस के पार्टिकल जो होते हैं मोनो एटॉमिक में, डाई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक में, उनके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ये हमें पढ़ना होता है। तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, देखो, कोई भी मॉलिक्यूल किन किन तरीके से अपनी एनर्जी को लोअर डाउन कर सकता है, या फिर ये बोलें हमारे सिस्टम के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कौन सी प्रोसेस डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हम वो प्रोसेस डिस्कस करते हैं भाई जिसके अंदर किसी लिक्विड को गर्म किया जा रहा हो, जहां पर क्यू हीट दी जा रही हो और वो सिस्टम थोड़ा बहुत वर्क भी कर रहा हो डब्ल्यू की फॉर्म में। तो अगर हमारे सिस्टम के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो गैस बनने वाले हैं, तो वो गैस के पार्टिकल जो थे वो वर्क डन करते थे। कैसे, वो मूव करते थे, वो रोटेट करते थे, है ना। जैसे ही वो वेपोराइज होते थे, तब वहां पर क्या होता था, मैकेनिकल वर्क होने वाला होता था। मैकेनिकल वर्क क्यों होने लगता था, क्योंकि उनके अंदर मोशन आ जाता था। वेपर्स जो थे गैस के, वो स्ट्रेट मूव करते थे तीनों डायरेक्शंस के अंदर, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस के अंदर, और रोटेट भी करते थे। तो इस वजह से वर्क डन होता था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, किस के तरीके की गैस किस तरह का वर्क कर सकती है वो हमें निकालना है। तो कितने तरीकों से बेसिकली एक गैस का मॉलिक्यूल, वो मोनो एटॉमिक गैस के हों, डाई के हों, ट्राई के हों, कितने तरीकों से वो अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है, कितने तरीके का, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन कर सकता है, कितने तरीके का मोशन एग्जिबिट कर सकता है, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं भाई। मॉलिक्यूल किस किस तरीके से अपनी लूज करेगा एनर्जी, जब गैस का मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाएगा तब वो वर्क करेगा। किस किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर सकता है, किस किस फॉर्म में मोशन एग्जिबिट कर सकता है। पहला हो सकता है वो ट्रांसलेशनल मोशन करने लग जाए तीनों एक्सिस के अंदर, है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस के अंदर जो है मोशन करने लग जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, वो रोटेट होने लग जाए किसी एक्सिस के अराउंड, वहां पर भी वो वर्क डन करेगा, वहां पर भी एनर्जी खर्च करेगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, उस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएं। वाइब्रेशंस कैसे होते थे भाई, मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था। मान लो CO2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो इसमें वाइब्रेशंस कैसे होते हैं भाई, ये कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम है ना, ये इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के वाइब्रेशंस की फॉर्म में भी एनर्जी जो है लूज हो सकती है। तो यहाँ पर सिस्टम मेनली तीन तरीकों से एनर्जी लूज कर सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। हाउएवर, जो वाइब्रेशनल टाइप की जो ये एक्साइटेशन होती है, ये वाइब्रेशनल टाइप का जो एनर्जी रिलीज होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। उतना हाई टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस में अचीव नहीं होता, इसलिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम लोग काउंट भी यहाँ पर नहीं करते। तो हमें बेसिकली अब करना क्या है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक
और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने हैं। कौन से? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आई होप आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करना शुरू करते हैं भाई। देखो, मान लो यहाँ पर है हमारे पास तीनों एक्सिस। राइट साइड में मैं आपको समझाऊंगा, कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ पर हम लोग वैल्यूज लिखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मोनोएटॉमिक गैस फॉर एग्जांपल क्या हो गया? हीलियम, नियोन, जितनी हमारे पास नोबल गैसेज होती है वो मोनोएटॉमिक ही होती हैं। तो उनके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? लेट्स कैलकुलेट। आइए समझते हैं वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का आखिर मतलब क्या है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझो। गैस का मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक गैस है, इसलिए क्या होगा? कितने मॉलिक्यूल होंगे? मॉलिक्यूल एक ही होगा, उसके अंदर एटम भी एक ही होगा। अब मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। आमतौर पे इनको ऐसा बनाते हैं, लेकिन वही बात ये है, ये मान लो कि हम इन एक्सिस को क्या कर रहे हैं, थोड़ा फ्रंट से देख रहे हैं भाई, बीच में से देख रहे हैं। यहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। ओके, तो ये कितनी डायरेक्शंस में ट्रांसलेशन कर सकता है? ये एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तीन डायरेक्शंस हैं जहां पर ये मूव कर सकता है। तीन ट्रांसलेशनल तरीके हैं जिनसे कि ये अपनी एनर्जी को लोअर डाउन कर सकता है। इसलिए इस एटम के या फिर इस मॉलिक्यूल के कितने हो गए भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए तीन। डिग्री ऑफ फ्रीडम यही होता है, कितने तरीकों से वो अपनी एनर्जी को लोअर डाउन कर सकता है। तो क्योंकि ये ट्रांसलेशनली तीन डायरेक्शंस में मूव करके अपनी एनर्जी को लूज कर सकता था, इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितने? तीन। तीन हो गए भाई। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं भाई। देखो, मान लो इस एटम को हम लोग रोटेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अराउंड, तो क्या यहाँ पर मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज आएगा? क्या असल में हम लोग मानेंगे कि ये मॉलिक्यूल चेंज कर रहा है अपनी रोटेशन या फिर पोजीशन या फिर कुछ भी? जी नहीं। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसे तभी बोलेंगे जब वो एटलीस्ट अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा हो। यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई एटम प्रेजेंट है, तो वो अगर अपनी ही एक्सिस के अराउंड घूमेगा ना, तब उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बोलेंगे, तब उसको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बोलेंगे। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कब बोलेंगे भाई? जब वो किसी और एक्सिस के अराउंड इस तरीके से घूम रहा हो, इसको बोला जाता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अपनी एक्सिस के अराउंड तो हर एटम घूम सकता है, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो स्पिन हो जाएगी। वो नॉर्मली हर मॉलिक्यूल में होती है, चाहे वो गैस का हो या फिर ना भी हो, वो चाहे सॉलिड का हो, वो स्पिन जो होती है एटम के अंदर, वो किस में होती है भाई? वो हर एटम में ही होती है। तो ये जो स्पिन है, अपनी ही स्पिन के अराउंड जो एटम घूम रहा है, दिस इज नॉट कॉल्ड ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस एक्सिस के अराउंड अगर एटम घूम रहा है, देन दैट इज नॉट ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाउएवर, अगर एटम किसी और एक्सिस के अराउंड घूम रहा हो, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर था, घूम के फिर इस तरफ आ गया, पीछे चला गया, फ्रंट में आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली हम लोग क्या समझ गए भाई? जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उनके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होते हैं, नहीं होते। टोटल कितने हो गए? तीन और जीरो, तीन हो गए भाई। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। बात करते हैं भाई डाई एटॉमिक गैस की। डाई एटॉमिक गैस कौन सी होती है भाई? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2, O2, है ना? अगर HCl वगैरह HCl जो होता है एसिड होता है, लेकिन उसके फ्यूम भी बन सकते हैं, तो उसको भी हम लोग HCl गैसेस मान सकते हैं। हाउएवर, डाई एटॉमिक गैस जो होंगी वो इसी तरीके की होंगी, एक तरीके से लीनियर ही होंगी। तो उसे समझने के लिए आप लोग क्या मानो भाई? देखो, इसी की हेल्प से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर ऐसे हो गया एक तीन एक्सिस वाला सिस्टम, और यहाँ पर हमने रख दिया क्या? एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसी तरीके का होता है भाई, दो एटम होते हैं और एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, है ना? एक बॉन्ड वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है। कौन सा बॉन्ड है ये हमारा मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स के एटम है ये कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? एक्स, वाई, जेड। ये मॉलिक्यूल भाई दोनों ही डायरेक्शन, तीनों ही डायरेक्शंस में मूव कर सकता है।
तो ट्रांसलेशनली यहाँ पर 3 तरीके हो गए जिनसे कि ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लोअर डाउन कर सकता है। ट्रांसलेशनली 3 तरीके हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। तो इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए? वो हो जाएंगे भाई 3। 3 हो गए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाइएटॉमिक गैसेस। रोटेशनल देखते हैं भाई, देखो अब यहां पर ध्यान से देखना। मान लो कि ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड, किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड तो ये रखा ही हुआ होगा, है ना। मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस है इस तरह, वाई एक्सिस है इस तरफ और जेड एक्सिस हो गया इस तरफ। वही केस है, बस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हम लोग अलग एंगल से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारा मॉलिक्यूल, यहाँ पर है हमारा मॉलिक्यूल। अब क्या करो भाई, इस मॉलिक्यूल को ना हर एक्सिस के अराउंड घुमा के देखो। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तब क्या होगा भाई, ये वाला एटम पीछे से घूम के यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री रोटेशन के बाद, और ये वाला एटम घूम के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एटम्स कुछ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, मतलब स्पेस के अंदर वो एटम्स अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए जेड एक्सिस के अराउंड जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लोग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं भाई। इस रोटेशन के थ्रू जो है मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, इस रोटेशन की वजह से एनर्जी लोअर डाउन हो सकती है। इस वजह से जेड एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है वो क्या होगा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसको घुमा दें भाई वाई एक्सिस के अराउंड, अगर इस मॉलिक्यूल को पकड़ के हम लोग घुमा दें वाई एक्सिस के अराउंड तो क्या होगा, ये एटम नीचे से घूम के यहाँ आ जाएगा और ये एटम नीचे से घूम के, ऊपर से घूम के सॉरी, यहाँ आ जाएगा। तो वाई एक्सिस के अराउंड भी जब हम लोग इन दोनों एटम्स को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं तो दोनों एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दोनों ही एटम्स में मूवमेंट हो रहा है। तो इस रोटेशन की वजह से भी मॉलिक्यूल की एनर्जी खर्च होने वाली है, एनर्जी लूज कर सकता है मॉलिक्यूल इस तरीके की मूवमेंट करके। तो क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करके भी एनर्जी लूज की जा सकती है, इसलिए वाई एक्सिस के अराउंड वाला रोटेशन भी क्या है, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। तो यहाँ पर दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। हाउएवर अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करते हैं तब क्या होगा भाई, ये वाला एटम ऐसे घूमेगा, ये वाला एटम ऐसे घूमेगा। अब एटम अगर अपनी ही एक्सिस के राउंड घूम रहा है तो क्या ऐसा करते हुए वो एनर्जी लूज करेगा? जी नहीं। इस तरीके की मूवमेंट को हम लोग एटम की स्पिन बोला बोला करते हैं। एटम घूम रहा है, ये जो स्पिन है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है और न्यूक्लियस की भी होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपने ही एक्सिस के राउंड घूमेगा पूरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दोनों ही एटम्स। अगर क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के अराउंड जो रखा हुआ है, जिस एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल रखा हुआ है उसी एक्सिस के अराउंड अगर उसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट अगर होगा तो दोनों एटम सेम पोजीशन पर ही रहेंगे रहेंगे। इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करके मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लोअर डाउन नहीं कर सकता, इसलिए ये रोटेशन जो है ये डिग्री ऑफ रोटेशनल फ्रीडम नहीं है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पर दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए दो। तो ढाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 3 और 2 5। अब बात करते हैं भाई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 एटम हो। तो ऐसे एटम जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम हो, तो इनमें क्या होता है भाई, 3 एटम हो सकता है एक लाइन में अरेंज्ड हो या फिर हो सकता है एक बेंट शेप बना रहे हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, देखो अगर हमें बात करना है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ गया, अगर हमें बात करनी है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो कि नॉन लीनियर हो, बहुत से होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में है, वो भी क्या है, ट्राई एटॉमिक है, नॉन लीनियर है। SO2 गैस हमारे पास हो गई, SO2 में भी क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, बेंट होता है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं भाई। कोई ये नहीं बोल दे कि SO2 जो है वो बेंट क्यों होता है सर, वाटर जो है वो बेंट क्यों होता है सर, लीनियर क्यों नहीं होता, ठीक है भाई। ये दोनों ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें क्या है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। हाउएवर ट्राई एटॉमिक स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकता है भाई, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में होता है,
है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो इस तरीके से दो तरीके की हो सकती है भाई ट्राई एटॉमिक गैसेस। दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। मान लो हम लोग निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, एक लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, एक लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। ये हो गई भाई एक लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये जेड एक्सिस था, मैंने लिख वाई दिया, बोल जेड दिया, है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वॉज टेकन एज वाई एक्सिस। जो हमने अब तक फॉलो किए हैं एक्सिस वही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बदलेंगे नहीं इनको। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसलेशनली मूव करके ये मॉलिक्यूल कितने तरह से अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, तो भाई यहाँ पर तीन तरीके हैं। एक्स एक्सिस में पूरे के पूरा मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, तीनों ही आइटम। वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसके भी कितने हो जाएंगे, ट्रांसलेशनल इसके भी तीन ही होंगे। हाउएवर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की अगर हम लोग बात करें कि कितने तरीके से रोटेट होके ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है, तो देखो भाई, जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे जेड एक्सिस के अराउंड, तब क्या होगा, बीच वाला एटम तो यहीं पे रहेगा, लेकिन साइड वाले दोनों एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो मान लो तीन एटम लगे हुए हैं, एक बीच में है और दोनों मेरे हाथ हो गए। तो ये अगर ऐसे जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो यहां पर भी मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है। तो जेड एक्सिस के अराउंड जो रोटेशनल सिस्टम है, ये है एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जेड एक्सिस वाला तो पास हो गया भाई। सिमिलरली वाई एक्सिस वाला देखो, वाई एक्सिस के अराउंड जब हम लोग इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, तब क्या होगा, बीच वाला एटम तो यहीं पे रहेगा, लेकिन बाकी के दोनों एटम्स इस तरीके से रोटेट हो सकते हैं। ये वाला एटम नीचे से चला जाएगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट वाला एटम ऊपर से घूम के आ जाएगा यहाँ पर भाई। तो वाई एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है, ये भी एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हाउएवर अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग एक्स एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करें, तब यहाँ पर किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। वहां पर जो होगा उसको रोटेशन की बजाय हम लोग स्पिन बोला करते हैं। तो इस रोटेशन की वजह से रोटेट तो हो सकता है मॉलिक्यूल, स्पिन भी एक तरीके का रोटेशन ही है, लेकिन इस रोटेशन से एनर्जी लूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि एटम मूव नहीं कर रहे, एटम्स के अंदर मोशन ही क्रिएट नहीं हो रहा। मोशन की वजह से ही वर्क डन हो रहा है, उसी वजह से हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है, वो नहीं है एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे भाई, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। अरे ये हम लोग लीनियर मॉलिक्यूल का केस कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये लीनियर मॉलिक्यूल का केस कर रहे हैं। तीन है यहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दो है यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले हमने नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर लिख दिया तीन, कोई बात नहीं, नॉन लीनियर में भी ट्रांसलेशनल तो तीन ही होते हैं, रोटेशनल कितने होते हैं ये हम लोग समझते हैं। देखो भाई क्या डिफरेंस है, डिफरेंस सीधा सा है। अगर ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर ना होके हो जाए कैसा, कुछ इस तरीके का भाई, बेंट शेप में ये आ जाए, तब हम लोग कुछ भी करके इन तीनों एटम्स को एक एक्सिस पे नहीं रख पाएंगे। पहले जैसे हमने एक्स पे रख दिया था, अब नहीं रख पाएंगे, ये बेंट है, ये नॉन लीनियर है, ऐसा ही रहेगा। एक्सिस को नाम दे दो एक्स वाई जेड। ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी मूव करके अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, वाई में भी, जेड में भी। तीन डायरेक्शन से जहां पर ये अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, तो इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, तीन हो गए। तो नॉन लीनियर के केस में भी तीन हो जाएंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब रोटेशनल देखो भाई, जब इस मॉलिक्यूल को जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे, तब भी ये तीनों एटम्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। मतलब यहां पर भी एक मोशन क्रिएट हो रहा है, यहां पर इस तरीके से भी रोटेट करके मॉलिक्यूल एनर्जी लूज कर सकता है, वर्क डन कर सकता है। तो इस वजह से ये भी हो गया एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, तब भी वहां पर एटम्स की पोजीशन चेंज होगी। तो इस पोजीशन के चेंज से भी जो है एटम मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लूज कर सकता है। इसलिए वाई एक्सिस के अराउंड भी जो रोटेशन है, वो भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। सिमिलरली एक्स एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करेंगे,
तब भी इन एटम्स की पोजीशन चेंज होगी भाई। तब भी क्या होगा, एक मोशन क्रिएट होगा। अपनी ही एक्सिस के अराउंड नहीं घूम रहे होंगे तीनों एटम। तीनों ही एटम स्पेस के अंदर मूव करेंगे, मोशन क्रिएट होगा, मैकेनिकल वर्क होगा। तो इस तरीके से भी जो मॉलिक्यूल है अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, ये भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पर भाई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 हो जाएंगे। यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 हो जाएंगे। अब काउंट करो भाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल थे 3, रोटेशनल भी थे 3, टोटल हो गए 3 और 3 6। ट्राई एटॉमिक लीनियर के अंदर ट्रांसलेशनल थे 3, रोटेशनल थे 2, तो यहाँ पर टोटल हो गए भाई 5। तो मल्टीपल एटॉमिक गैसेस के अंदर, पॉली एटॉमिक गैसेस के अंदर इस तरह से निकाला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोग समझ गए हैं भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, कितनी तरह से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। कौन सी प्रोसेस के अंदर ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता था। केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस होती थी जिसमें हम लोग सॉल्यूशन को हीट कर रहे होते थे, हीट कर रहे हैं ताकि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, लेकिन कुछ हीट कंज्यूम हो जाती है जब हमारी गैस के पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, तो वहां पर एक मैकेनिकल वर्क डन हो जाता है। इसी वजह से जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है वो Q माइनस डब्ल्यू करती है। ये जो वर्क डन हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये गैसेज जो है सिस्टम के अंदर मूव कर रही हैं। वेपोराइजेशन जैसे ही हो रहा है सिस्टम को हीट करने से, सॉल्यूशन को हीट करने से, तो गैसेज वेपोराइज हो रही हैं। और कितनी गैसेज कितने तरीके से वर्क कर सकती हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए ये टॉपिक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं भाई। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अंदर, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी ये जरूरी है रिलेट करके चलना, वरना आपको ये लगेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक ऐसे ही रट लिया हमने थर्मोडायनेमिक्स में। नहीं, का काम है भाई। वो जो वर्क डन हो रहा होता है ना, वो मोनो एटॉमिक गैसेस कितने तरीकों से कर सकती हैं, डाई एटॉमिक गैसेस कितनों तरीकों से ये वर्क डन कर सकती हैं, ट्राई एटॉमिक गैसेस लीनियर और नॉन लीनियर वो कितने तरीकों से ये वर्क डन कर सकती हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने निकाल लिए हैं भाई, 3 5 6 5 इस तरीके से निकल के आ गए हैं। अब सीपी और सीवी का रिलेशन इनके साथ में देखते हैं। सीपी और सीवी का आखिर इनके साथ में रिलेशन क्या है। देखो, जो हमारे पास सीवी होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, वो होता है n/2 r के बराबर। किसी भी गैस के लिए जो सीवी होता है वो n/2 r के बराबर होता है। n क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट गैसेस के लिए n की वैल्यू रखेंगे, और n की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सीवी की वैल्यू आ जाएगी। अब सीपी माइनस सीवी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर के बराबर होता है। सीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर को ऐड कर देंगे सीवी के अंदर। सीवी कितना है, n/2 आर है, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस n/2 आर। n/2 को, आर को यहां से ले लो कॉमन, n/2 प्लस 1, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा भाई। सीधा सीधी सी बात है। सीवी का फॉर्मूला याद कर लो, एक सीपी सीवी का रिलेशन याद कर लो, जो कि क्या था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आपका ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एन की वैल्यू हम लोग रखेंगे, और वहां से फिर हम लोग निकाल लेंगे भाई वैल्यू सीपी की और सीवी की। उसके बाद क्या करेंगे भाई, सीपी माइनस सीवी का हम लोग रेशो निकालेंगे। ये रेशो जो होता है इसको बोला जाता है गामा, और गामा ही हमें बताता है अबाउट एटोमिसिटी ऑफ गैस। मतलब कि अगर सीपी सीवी की वैल्यू हमारे पास है तो क्या हम लोग उससे गैस की एटोमिसिटी निकाल पाएंगे, ये हमें देखना है भाई। तो देखते हैं भाई, सीवी निकालते हैं सबसे पहले मोनो एटोमिक गैस के लिए। मोनो एटोमिक गैस के लिए क्या होता था भाई, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे 3, रोटेशनल होते थे 0, टोटल हो गए 3। तो यहाँ पर सीपी सीवी इन दोनों की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सीवी क्या होता है भाई, n/2 आर। एन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं मोनोएटॉमिक गैस के, 3। यहाँ पर सीवी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आर। यहाँ पर सीवी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आर। सीपी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पर n/2 में एक और ऐड होगा, एक तरीके से 3/2 में 1 और ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगी 5/2 आर। ये हो गई सीपी की वैल्यू, इसके लिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए।
डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होता था भाई, 3 तो होते थे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 होते थे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल हो गए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन की वैल्यू हो गई 5, तो सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की जगह पर 5 रख दो, 5/2 आर। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2 में एक और ऐड करना है, 5/2 में एक और ऐड कर दो, कितनी हो गई 7/2 आर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए देखो, जब गैस लीनियर नहीं होती थी, बेंट होती थी, तब वहां पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होते थे और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होते थे। टोटल हो गए 6। 6 रखेंगे n की जगह तो 6/2 ये आ जाएगा 3 आर के बराबर। यहाँ पर n/2 प्लस आर क्या हो जाएगा, 3 में एक और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4r के बराबर। तो यहाँ पर Cp और Cv की वैल्यू निकल गई भाई। ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के केस में देखो, यहाँ पर क्या होता था, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे 2, तो टोटल हो गए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। n की जगह पर 5 रखो, Cv की वैल्यू आ जाएगी 5/2 r। 5/2 में एक ऐड कर दोगे, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 7/2 आर। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई भाई सीपी की और सीवी की, डिफरेंट एटोमिसिटी वाली गैसेस के लिए। अब गामा कैसे निकलता है, गामा निकलता है Cp/Cv के रेशियो से। तो यहां से निकालो भाई Cp और Cv का रेशियो। Cp और Cv का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा कितना 5/3। यहाँ पर देखो भाई गामा निकालो डाइएटोमिक गैस के लिए, 7/2 आर का और 5/2 आर का रेशियो निकालो। 1/2 और आर ये दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7/5। 7/5 यहाँ पर सीपीसीवी का रेशियो क्या होगा 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 4/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/5। 7/5। तो इस तरीके से सीपी और सीवी की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग जज कर सकते हैं भाई गैस की एटोमिसिटी क्या है। यहाँ पर कैच फिर से यही है, अगर 7/5 रेशियो आ गया तो हम लोगों को थोड़ा सा और कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो गैस डाई एटोमिक भी हो सकती है और ट्राई एटोमिक लीनियर गैस भी हो सकती है, ठीक है, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। हाउएवर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 5/3 आ गया तो पक्का मोनो एटोमिक गैस है, और अगर 4/3 आ गया तो पक्का ट्राई एटोमिक गैस है। तो एक सटीक सा आइडिया आ जाता है, अगर हमें सीपीसीबी पता है तो एटोमिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं गैस की। अब ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे करेंगे, देखो भाई टेम्परेचर चेक करेंगे, थोड़ी सी हीट सप्लाई करेंगे, मेजर करेंगे कितनी हीट हमने सप्लाई की है। 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रेज हो जाएगा, वहां पर निकाल लेंगे कितनी हीट जो है एब्जॉर्ब की है हमारे सिस्टम ने। वहां से अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम लोग निकालेंगे तो सीपी की वैल्यू निकल जाएगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा कर दें कि गैस एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, एक तरीके से हम लोग पूरा कंप्रेसिफाई कर दें सिस्टम को कि वॉल्यूम चेंज ही ना हो पाए, तो वहां से सीवी की वैल्यू निकल जाएगी। सीपी और सीवी की वैल्यू निकल गई, गैस किस तरीके से बिहेव कर रही है उस बेसिस पे, तो हम लोग एटोमिसिटी भी सिंपली निकाल लेंगे दोनों का रेशियो निकाल के। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ तरीके सीपी और सीवी की हेल्प से हम लोग कैसे एटोमिसिटी निकाल सकते हैं उसके। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई इंथैल्पी को। इंथैल्पी और हीट कैपेसिटी, इनका रिलेशन आपस में क्या है। एक हैश लॉ होता है हमारे पास, जो कि इंथैल्पी को कैलकुलेट करने का एक तरीका लेके आता है। डिफरेंट डिफरेंट इंथैल्पी जो कि बाकी तरीकों से काम नहीं कर सकती, बाकी तरीकों से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल हमने आयोनिक कंपाउंड्स में किया था कि लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो वो भी इस लॉ से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो हैश लॉ जो है वो इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि हम लोग समझेंगे आने वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे लेक्चर्स देखने के लिए जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।